चलिए जयराम जी को हम इजाजत देते हैं। नहीं अच्छा और सवाल है साहब, और पूछ रहे हैं वो, चलिए और लेते हैं जयराम जी को। हाँ ये तो है, नहीं ये है, आप उनकी चिंता, आप उनको लेकर परेशान कर। जयराम जी ये अच्छी स्ट्रेटेजी है। कांग्रेस के हाल से ज्यादा बीजेपी के हाल से ज्यादा कांग्रेस के हाल को लेकर आप इतने उत्सुक हैं उनको 5 मिनट देने के लिए। नहीं वो रहेंगे, आप चिंता ना कीजिए। जयराम जी से आखिरी सवाल कौन पूछना चाहता है? आप पूछेंगे? ये पूछे, माइक आने दीजिए, बस आप पूछे। नहीं पर ये देखिए राहुल, ये बात गलत है कि आप 2 लोगों को बुलाते हैं और एक आदमी को आप 5 मिनट अकेले में देते हैं। अरे आप बैठे, तो मैं यहाँ बैठूंगा, इनको 5 मिनट बोलने दीजिए। आप बैठेंगे और बाद में मैं 5 मिनट बोलूंगा। जयराम जी नहीं, 5 मिनट मुझे दीजिएगा। चलिए ठीक है। नहीं पर अमित शाह साहब, पर 5 मिनट अहम सवाल बनता है, वो ये मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए, संक्षिप्त में 2 मिनट मैं आपकी जल्दी समझ रहा हूँ। एक सवाल आपने मेरी उपस्थिति में कहा, एक सवाल अमित शाह साहब बनता अरे है। भैया मेरी बात खत्म हो जाने सवाल दो। पूछने दीजिए। राहुल मैं कहाँ जा रहा हूँ, आप मेरी बात मित्रों, एक जमाना था जब जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी सुशासन और प्रशासन की बात करती थी। तब देश की जनता के लिए तुलनात्मक अभ्यास के लिए हमारा शासन नहीं था। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक पूरे देश में कांग्रेस बिखरी पड़ी थी, कांग्रेस के पास सत्ता के सूत्र थे। मगर आज ये स्थिति नहीं है। आज हमारी भी सरकार 6 साल इस देश में चली है। अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पे 17 प्रांतों में हम सत्ता के भागीदार भी रहे हैं और कई जगह हमारी एक्सक्लूसिव सरकारें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की भी चली है। आज जनता के सामने दोनों पार्टियों का परफॉर्मेंस है, एनडीए का परफॉर्मेंस है, यूपीए का परफॉर्मेंस है। दोनों पार्टी के नेता भी उपलब्ध हैं। तो मेरा आग्रह यह है इस चैनल के जरिए, इस चैनल के माध्यम से देश की जनता से, कि आप आने वाले चुनाव में किस पार्टी के साथ सत्ता का अधिकार है, किस नेता के पास सत्ता का अधिकार है, इसको परफॉर्मेंस के आधार पर कहिए। मैं बड़ी संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा। जहां तक यूपीए की सरकार के 10 साल के शासन का सवाल है, ये सरकार हर मोर्चे पे विफल रही, हर मोर्चे पे। सबसे पहले भ्रष्टाचार, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मेरिट्स के आधार पर कहता हूं कि संविधान की रचना के बाद से आज तक इतनी करप्ट सरकार कभी नहीं आई। एक के बाद एक घपले हुए हैं। कोलगेट की नाम ले लीजिए, 2G स्पेक्ट्रम के लीजिए, नहीं कोई जरूरत नहीं है। 2G स्पेक्ट्रम को ले लीजिए, वेस्ट लैंड हेलीकॉप्टर को ले लीजिए, या CWG को ले लीजिए, या आदर्श को ले लीजिए। मित्रों इतने घपले हुए हैं कि इसकी सूची अगर मैं पढ़ना जाऊं तो 3 कार्यक्रम ऐसे करने पड़ेंगे, मगर सूची खत्म नहीं होगी। इतने ज्यादा घोटाले इस सरकार ने करे हैं और हर घोटाले में CAG का रिपोर्ट उपलब्ध है, कोर्ट की अनुशंसा भी इसमें उपलब्ध है। मित्रों महंगाई की जहां तक बात करते हैं, न केवल बिजली, पेट्रोल, गैस, डीजल उसको छोड़ दीजिए। जयराम भाई के हिसाब से तो ये कॉमर्शियल बात है। 5 मिनट हो गए। नहीं हुआ 5 मिनट, नहीं आप बोलिए, चलिए 1 मिनट में खत्म कीजिए। बोलने दीजिए ना उनको। ये कॉमर्शियल बात है। आप छेड़ रहे हो, मगर खाने पीने की चीजों के अंदर करके आए, आप उनको छेड़ रहे हैं। खाने पीने की चीजों के अंदर जो महंगाई हुई है उससे जनता त्रस्त है। मित्रों सरहदों की सुरक्षा हो, आंतरिक सुरक्षा हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, हर बात में ये सरकार विफल रही है। यूपीए 2 का रिपोर्ट कार्ड बनाना है तो जैसे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत पॉजिटिव सूत्र दिया था, विजय ही विजय है। यूपीए के लिए एक ही बात कह सकते हैं, विफल ही विफल है और कोई बात इसके लिए कही नहीं जा सकती। और इस चुनाव को जयराम ठीक है, बोलिए। हम भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए हमारा प्रत्याशी तय कर दिया है। हम श्रीमान मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमने हमारा नेतृत्व 2 मिनट लगेंगे, हमने हमारा नेतृत्व लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया है। कांग्रेस भले न बोले मगर उन्होंने भी राहुल गांधी को प्रस्तुत किया है। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की कंपैरिजन में करना नहीं चाहता क्योंकि जयराम जी का
ऑब्जेक्शन है कि राहुल जी को हमने प्रत्याशी नहीं बनाया है, इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। मगर मोदी जी के लिए मैं निश्चित कहना चाहूंगा, क्योंकि हमने उनको प्रत्याशी बनाया है। मित्रों, एक साधारण कार्यकर्ता से मुख्य विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी तक पहुंचने वाला, ये लोगों के बीच में रहने वाला, बारंबार जन आदेश प्राप्त करने वाला लोक नेता है, जिस पर एक भी करप्शन का आरोप आज तक नहीं हुआ। मित्रों, अब हो गया नहीं, दो अमित भाई, 2 मिनट, सुनिए 5 मिनट के बाद 2 सुनिए, मिनट। ये चुनाव प्रचार नहीं है। मैं चुनाव प्रचार नहीं है। सवाल पूछने के लिए इसको कॉन्ट्राडिक्ट करे मैं तो चाहता हूँ। जनता नहीं, को भाषण दे रहे हैं। नहीं, मैं क्यों सवाल क्यों पूछ रहा हूं। भाजपा को अमित शाह जिताना साहब, चाहिए? आज का विषय है भाई अमित साहब। शाह साहब, एक सवाल मैं गलत, आपसे गलत, पूछना गलत। चाहता हूँ, गलत। और ये बार बार आरोप ये लगता टीवी है, पर ऐसा नहीं किया जाता। एक बार बार टीवी जो पर आरोप, सवाल जवाब होता बार है। बार अमित शाह साहब सवाल पूछने दीजिए। बार बार जो आरोप लगता है, आप पर खुद व्यक्तिगत एक आरोप लगता है शुरू कर दिया आपने। तंत्र के बेजा इस्तेमाल का। ये आरोप कई दफा अलग अलग रूप में निकल के आया। हाल में स्नूपगेट का मामला आया, आपने महिलाओं की सुरक्षा की बात की। आरोप ये लगा कि तंत्र का बेजा इस्तेमाल किया मैं समझ गया आप क्या समझ गया सवाल। आप स्नूपगेट पे सवाल करना चाहते हैं, मुझे सुन लीजिए। नहीं, चिंता ये है कि क्या जब अमित शाह और मोदी दिल्ली आते हैं, अगर दिल्ली आते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तंत्र का बेजा इस्तेमाल होगा और सिटीजन्स की जो सिक्योरिटी है, जो प्राइवेसी है, उस पर अमित शाह की निगाह होगी। और कई सालों से राज्य में लोक आयुक्त है ही नहीं। दोनों चीजों के मैं जवाब दूं। लोक आयुक्त है ही नहीं। और दो- भ्रष्टाचार, इसी सवाल में एक सवाल मैं जोड़ना भ्रष्टाचार चाहती हूं अमित जी से। के श्रीमान हरीशचंद्र अमित बनते जी, हैं और लोक आयुक्त को नियुक्त नहीं जवाब कर दे सकते। दें, फिर हाँ, आप अगला उसी में अच्छा। स्नूप गेट पे ही सवाल है मेरा कि स्नूप गेट पर अमित जी आपने अभी तक कुछ बोला नहीं है। ये साहेब कौन है? अभी बोल रहा हूं मैं, साहेब कौन है? अभी बोल रहा हूं। जी, आपने अच्छा मौका दे दिया इनको। साहेब कौन है पता आप तो जानते हैं साहब कौन है? नहीं, इनको 5 मिनट और बोलने का मौका दे। नहीं, पर बनता है सवाल। ऐसे कैसे मंच पे आए बिन सवाल के जवाब दिए चले जाए? अभी राहुल जी ने जो सवाल किया, इसके बारे में मैं राहुल जी इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पूरी दंगों की राजनीति नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द बुनने का प्रयास किया गया, अंततः देश की सर्वोच्च अदालत में से भी कुछ नहीं निकला। एनकाउंटर इर्द गिर्द ये ताना बाना बुना गया कि मैं गलत एनकाउंटर में लिप्त हूं, कोर्ट में से कुछ नहीं निकला। ना सीबीआई ने भी दूसरी चार्जशीट में कुछ निकाला। इसी तरह से स्नूपगेट के लिए एक जुडिशियल कमीशन का हमने रचना की है। जुडिशियल कमीशन अपना काम कर रहा है, और मैं इस मन से पूरे देश की जनता को कहना चाहता हूं कि जिस दिन जुडिशियल कमीशन का रिपोर्ट आएगा, उस दिन आप देख लीजिएगा, इसमें भी प्रचार के अलावे और कुछ नहीं निकलेगा, और बिल्कुल सरकार के हर नॉर्म्स के हिसाब से काम हुआ है। इस तरह से सरकार पाक साफ बाहर आएगी। पर जयराम जी, आप मानेंगे कि सीबीआई की जो दूसरी चार्जशीट आई, उसमें अमित शाह पर कोई केस हुआ नहीं? देखिए, अगर कुछ बनता तो हो जाता केस। नहीं, देखिए, मैं भाषण नहीं देना चाहता हूं, और जो सवाल आए हैं लोगों से उसका जवाब मैंने दिया है। अगर और किसी को सवाल है, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। पर गुजरात में भी इन्होंने सीएजी की बात की करके, ठीक है? नहीं, ये अभी सीएजी जहान और और पहले 5 मिनट भाषण में इन्होंने कहा था कि सीएजी की ओर से कई रिपोर्ट आए हैं हमारे भ्रष्टाचार के बारे में। गुजरात सरकार में भी सीएजी की कई रिपोर्ट आए हैं। वही सीएजी की रिपोर्ट है, वो स्टेट अकाउंटेंट जनरल की ओर से रिपोर्टें आई हैं। गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन पर रिपोर्ट आए हैं। वो सब जब उनके यहाँ से रिपोर्ट आता है, वो गलत है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पर यहाँ यूपीए सरकार के खिलाफ अगर कोई सीएजी की रिपोर्ट आती है, तो भाई ये तो बिल्कुल इसके अलावा और कोई सत्य नहीं हो सकता। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। नहीं, पर अभी देखिए जयराम जी, आप भारत सरकार में मंत्री हैं, आपको मालूम है, मैं आपको बता दूं, कोई सरकार कोर्ट को नहीं रोक सकती कार्रवाई हाँ, करने बिल्कुल, से। बिल्कुल। अगर भारतीय तो आप जनता कार्रवाई पार्टी की कीजिए, मोदी तो आप सरकार ने कार्रवाई कीजिए। मोदी सरकार ने कुछ भी गलत किया होता, हाँ। तो आपकी एनजीओ की ब्रिगेड हमारे पीछे गुजरात- पड़ जाती, सर्वोच्च अदालत तक आ जाती, और कांग्रेस के मैनेजर भी इसके पीछे। गुजरात, आपने तो एनजीओ ब्रिगेड को तो भगा दिया है गुजरात से। उनको तो आप एंटर भी नहीं करने देते हैं। गुजरात बाहर के भी काम कर रहे हैं। सीबीआई के डायरेक्टर ने बयान दिया कि कांग्रेस को अच्छा लगता अगर अमित नहीं, शाह का नाम उन्होंने आ उस जाता चार्जशीट बयान में। का खंडन भी किया है। नहीं, पर जिस मैं बात सीबीआई पापा- डायरेक्टर के बयान पर कुछ कहना नहीं चाहता हूं, पर उन्होंने फौरन उस रिपोर्ट का खंडन किया है। उन्होंने कहा है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। पर हकीकत यह है कि चार्जशीट में अमित शाह का नाम नहीं है। देखिए, सीबीआई के मामले में मैं नहीं जानता हूं, पर इनका आरोप है
कि सीबीआई कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पर यह तो अभी साबित हो गया ना कि सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, कि इनका नाम चार्जशीट में नहीं है। ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि इनका नाम चार्जशीट में हो, कि तब हम जनता के सामने जाकर कहें कि देखिए सीबीआई कांग्रेस का एक संस्था है, पर सीबीआई का नाम नहीं है। जयराम जी, एक मिनट, आपने जो कहा है हमने हस्तक्षेप नहीं किया। नहीं, मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। देश की जनता के सामने स्पष्टता रहनी चाहिए। सीबीआई ने चार्जशीट न कर कोई बहुत बड़ा एहसान मुझ पर नहीं किया है। चार्जशीट न करने का कारण अब मैं बताता हूं। सीबीआई की पहली चार्जशीट के खिलाफ क्वेश्चन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में हुई है और उसमें पैरा वाइज रिमार्क मांगे गए हैं। आज तक सीबीआई ने इसका जवाब सर्वोच्च अदालत के सामने दायर नहीं किया है और वो जवाब दायर करने के बाद मेरा नाम डालने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, ना हिम्मत। जो आवाज है टेप रिकॉर्डर में वो किसकी है, जो पुलिस वाले से बातचीत हो रही है? देखिए, मैंने फिर से बता दिया आपको कि जब जांच आयोग मुझे बुलाएगा सब बातों को मैं जांच आयोग के सामने रखूंगा। हमने इतनी मर्यादा कम से कम रखनी चाहिए कि जुडिशियल कमीशन को अपना काम करने देना चाहिए और जुडिशियल कमीशन जिस विषय पे काम करा उसको पब्लिक डिबेट का मुद्दा नहीं बनाना। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं। आखिरी सवाल बस। मेरा नाम रागिनी नायक है। राहुल, और आप कांग्रेस के साथ काम करती हैं, स्पष्ट कर दीजिए अमित शाह जी, मैं कांग्रेस पार्टी की सवाल मीडिया पैनलिस्ट हूं और आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं अमित शाह जी। राजनीति में जब भी ध्रुवीकरण की बात होती है, खासतौर से धर्म के आधार पर, तो 2002 के नरसंहार की बात होती है, उसका जिक्र होता है और भारतीय जनता पार्टी का पलटवार होता है 84 को लेकर, और कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि एक दंगे और दूसरे दंगे में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसको एक दूसरे दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। बहुत बड़ा फर्क है और मैं समझती हूँ देश और भारतीय जनता पार्टी वो बहुत चिंताजनक है। ऐसा क्यों है कि 84 के बाद भी सिख कौम की आस्था कांग्रेस पार्टी के साथ है? पंजाब में कई बार सरकार बनी, दिल्ली से लेकर बहुत सारे ऐसे राज्य रहे जहां पर सिख कौम के साथी हमारे यानी कांग्रेस पार्टी के विधायक भी बने, हमारे पीसीसी अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री तक सिख कौम के हैं। नहीं, भाषण नहीं दे रही राहुल, सवाल पर आ रही हूं, लेकिन थोड़ी सी भूमिका जरूरी है। आखिरी सवाल है, कृपया मुझे अनुमति दें। लेकिन मुसलमान उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों नहीं आए? क्या इसलिए नहीं आए कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक आदर्श, जो मूलभूत आदर्श है, जो गोवलकर जी से लेकर हेडगेवार जी से लेकर सावरकर जी ने कई किताबों में भी लिखा, वो मुसलमान विरोधी है? क्या इसीलिए राहुल कमल को ये कहना पड़ा कि मोदी के नाम से मुसलमान खौफजदा तो हो ही जाते हैं? क्या इसीलिए रमेश जी का सवाल दोबारा दोहरा रही हूं, आप लोगों ने 2012 में अपने विधानसभा के चुनाव में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दी, तो आपको क्या, हाँ नहीं दी, तो आपको क्या लगता है कि ये कारण है? एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहूंगी। गोवलकर जी ने अपनी किताब वी और भाषण दे रही है, आपने बोल दिया आर नेशन हुड डिफाइंड में ये लिखा, अच्छा नहीं ये लिखा है कि उन्होंने भी तो दिया। नहीं, आराम से तसल्ली रखिए, इनको बोलने दीजिए। किरण जी से भी एक सवाल पूछना था, मैं पूछ ही नहीं पाई, इसलिए सब कुछ मिलाकर यही पूछ दिया। भोज पे भी सिलसिला जारी रहेगा। तो उन्होंने एक मिनट राहुल जी, उन्होंने अपनी किताब में ये स्पष्ट लिखा है कि जो हिटलर ने जर्मनी में किया यहूदियों के साथ, उसी तर्ज पर भारतीयों को और खासतौर से हिंदुओं को शिक्षा लेनी चाहिए। तो इस पर आपकी टिप्पणी चाहती हूँ। पहली बात, गोलवालकर जी ने कभी ऐसा नहीं लिखा, कहीं ऐसा नहीं लिखा। आपने कौन सी किताब पढ़ी है मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, अब आप बैठिए। मैंने भी पढ़ी है, कहीं नहीं है। हो सकता है कांग्रेस कार्यालय ने छपाई है। नहीं। दूसरी बात, आपका जो दूसरा मुद्दा है, वो किताब को विड्रॉ कराया गया। आपका जो दूसरा मुद्दा है वो हमारे शासन में नहीं हुई। आपका जो दूसरा मुद्दा है कि मुसलमान क्यों वोट नहीं दे रहा है, इसका जवाब हम परफॉर्मेंस के आधार पर देंगे। इस बार मुसलमान भाइयों के वोट से ही मोदी की सरकार बनने जा रही है। आप थोड़ी राह देखें। पर अमित शाह साहब, पिछले 5 चुनावों का इतिहास अगर उठा लें तो 546 असेंबली की सीटें और 52 लोकसभा की सीटें गुजरात में बीजेपी ने, नहीं 52 नहीं है, मैं बोल रहा हूं गिनती करते रहिए ना, पुराने चुनाव उठा लीजिए, जो आपने टिकटें दी 9% मुसलमान हैं गुजरात में। आपको एक मुसलमान नहीं मिला जिसको अमित शाह और मोदी टिकट दे सकता था। देखिए, चुनाव में टिकट देना ये चुनाव की जीत की संभावना पे आधार पर होता है। अगर यही आपकी
नापने की सिस्टम है, तो कांग्रेस एक जमाने में 18 दे रही थी, अब 4 पर आ गई है। तो क्यों उनका प्रेम माइनॉरिटी पे कम हो गया है? नहीं, पर आप सवाल को सवाल से घुमा रहे हैं। सवाल से सवाल नहीं जोड़ना, वास्तविकता दिखा रहा हूं। आप कहते हैं कि कौन जिताऊ कैंडिडेट है इसके आधार पर टिकट बंटता है, इसके आधार पर टिकट का चयन होता है, और टिकट के आधार पर किसको टिकट मिलता है इसके आधार पर मुसलमानों का विकास गुजरात में हुआ है या नहीं हुआ, इसको नहीं नापा जा सकता। सच्चर कमेटी ने नापा है। अभी आपने आगे कहा कि देश में मुसलमानों की माली हालत सबसे ज्यादा अच्छी अगर कोई एक स्टेट में है अमित शाह साहब, तो वो गुजरात। असली बात यह है कि गुजरात में राजनीति इतनी पोलराइज हो चुकी है कि मुसलमान का अभी जीतना वहां बिल्कुल असंभव हो चुका है। असली बात यह है कि पोलराइजेशन जो हुआ है पिछले 15-20 सालों में, एक जमाना हुआ करता था गुजरात में खाम अलायंस, क्षत्रिय हरिजन आदिवासी मुस्लिम, खाम अलायंस से लेकर आज हम इस स्थिति में आए हैं। ये बात सही कहते हैं कि एक जमाना हुआ करता था कि 18 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से मुसलमान के थे। आज पोलराइजेशन जो हो चुका है गुजरात में, इन्हीं के कारण, इन्हीं की वजह से आज कोई मुसलमान कैंडिडेट ढूंढना मुश्किल है और मुसलमान को जितवाना भी उससे और भी मुश्किल है। ये बिल्कुल पोलराइजेशन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, आज भी पोलराइजेशन पूरा देश देख रहा है। जयराम जी आपने किया है। पर जयराम जी, एक चीज जो आपने की इस सेशन के दौरान, आपने यूपीए के ट्रैक रिकॉर्ड को बिल्कुल डिफेंड नहीं किया। नहीं, आपकी लगातार चर्चा तो और दूसरे पटरी पर चली गई। पर अगर आप यूपीए के ट्रैक रिकॉर्ड पर बात करना चाहते हैं, मैं वापस आने के लिए बुलाया तो और अमित जी को भी बुलाइए, हम दोनों एक ही बात पर बात करेंगे, यूपीए के ट्रैक रिकॉर्ड उस पर डिफेंस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आरोप लगाए, मैं उसका जवाब दूंगा। ये आरोप लगाते जाए, यहाँ है उनके पास लंबी लिस्ट है, उसका पूरा जवाब दूंगा मैं। चलिए, कम से कम आप भी तैयारी करके आए, आप भी तैयारी करके आए, मतलब आप भी अपने मतलब पन्ने बना के लाए थे। मेरा तो सिर्फ एक ही मुद्दा था। नहीं, उनको तैयारी करने की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए क्योंकि वो मुद्दे पे बात करना ही नहीं चाहते। चलिए, दोनों के बीच में गर्मा गर्म बहस हुई। जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा और देश की जनता तय करेगी कि जीत राहुल और कांग्रेस पार्टी की होती है या मोदी और बीजेपी की होती है। दोबारा बुलाएंगे आप दोनों को। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।